हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग राशि। राशि कहती मेरा नाम लो सर। हेलो राशि, कैसे हो आप। हाय गगन, हाय सुनील, व्हाट्सअप एवरीवन। क्या हाल चाल है मित्रों, हाउ इज एवरीवन डूइंग। इज द ऑडियो वीडियो ऑल गुड, बता दीजिए जी। क्या ऑडियो और वीडियो एकदम प्रॉपरली आप तक पहुंच रही है। आप कैसे हो सर। मैं भी एकदम बढ़िया, आप बढ़िया, मैं बढ़िया, हम सब बढ़िया। ऑल गुड है सर, ऑल गुड है, ऑल गुड है, ऑल गुड है। तो मित्रों, आई होप आपने जो भी हमने कल डिस्कस किया एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज किया। हाँ सर किया। तो सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी कवर्ड यस्टरडे। सबसे पहले सर हमने एक टॉपिक के साथ शुरुआत की थी जिसका नाम क्या था, सैंपल डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन। एक एक पॉइंट को पकड़ा और उसको खोलना शुरू किया। सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था, सैंपल डिजाइन। जैसे ही मैं बोलता हूं सैंपल डिजाइन करना है तो मुझे बताओ आप अपना सैंपल किसके हिसाब से डिजाइन करोगे। सर कहीं ना कहीं हमें अपना पर्पस पता होना चाहिए। जैसा हमारा पर्पस होगा उसी हिसाब से हम प्रोसीजर करेंगे, उसी हिसाब से एविडेंस मिलेगा। मैंने कहा वेरी गुड। तो अगर हमारा टेस्ट ऑफ डिटेल्स हमको करनी है, एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम क्यों करना चाहते हैं, टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ डेटर। क्या यही एग्जांपल हमने कर लिया था। हाँ सर। अगर आपको एग्जिस्टेंस ऑफ डेटर चेक करनी है तो मेरे दोस्त आप कौन सा प्रोसीजर करोगे। सर हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर कर सकते हैं। तो कौन सा एविडेंस मिलेगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का एविडेंस मिलेगा। अब जब आपको ऑडिट एविडेंस मिले तो आपको यह समझदारी भी होनी चाहिए, यू शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, what is a misstatement and what is not a misstatement. For example, अगर आपके क्लाइंट की जो बुक्स है और जो डेटर की कंफर्मेशन है ये मैच नहीं कर रही, एंड उसका जो रीजन है ये प्रॉपर रीजन है। फॉर एग्जांपल 10,000 का बैलेंस मेरे क्लाइंट की बुक्स में था, जो बैलेंस कंफर्म हुआ वो 8,000 का था। तो सर ये 2,000 का डिफरेंस क्यों था, क्योंकि जो आपका डेटर है उसने तो पेमेंट कर दी थी बट क्लाइंट को मिली नहीं। डेटर ने पेमेंट कर दी थी बट क्लाइंट को मिली नहीं। तो अगर ऐसा कोई रीजन है, दिस इज नॉट अ मिसस्टेटमेंट। यस और नो। यस सर। इसी तरह हमने एक और अजीब सा एग्जांपल डिस्कस किया था। सर इसमें क्या था, जो सेल्स मैंने ए को करी मैंने बी की बुक्स में रिकॉर्ड कर दी। तो इससे क्या होगा, जो मेरा ओवरऑल डेटर का बैलेंस है ना वो तो अफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डेटर में तो दोनों ही आते हैं, ए भी आता बी भी आता। ए की जगह बी में डाल दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक बात बताओ, कौन सी ऐसी दो चीजें जिस पे अब आप फोकस करके चल सकते हो। सर इट मे हैव अदर इफेक्ट्स। अदर इफेक्ट्स क्या थे, फ्रॉड के ऊपर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रख के चलनी थी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था सर क्या, पहले एक बार तीनों पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जब भी सैंपल डिजाइन का क्वेश्चन आएगा आपने तीन बातों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले तो पर्पस, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस फॉर विच द ऑडिट प्रोसीजर्स आर परफॉर्म। उस ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करके क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंस। तो आपने देखना है नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस, प्लस आपको पता होना चाहिए क्या मिसस्टेटमेंट है क्या मिसस्टेटमेंट नहीं। एंड लास्ट पॉइंट जो सब बच्चे भूल जाएंगे, बताओ क्या, कंप्लीटनेस। तो आपने वो कंप्लीटनेस वाला पॉइंट बस ध्यान रखना है। पर्पस, नेचर ऑफ एविडेंस, कंप्लीटनेस। कम ऑन, पर्पस, नेचर ऑफ एविडेंस, कंप्लीटनेस। लास्ट टाइम पर्पस, नेचर ऑफ एविडेंस एंड कंप्लीटनेस। एग्जांपल वही है जो हमने डिस्कस किया था। क्लियर है, क्लियर है सर। फिर हम आए नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन एंड वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। सर स्ट्रेटिफिकेशन और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में हमें किस चीज का ध्यान रखना है। मैंने कहा दोनों ही सैंपल डिजाइन करने के तरीके हैं। स्ट्रेटिफिकेशन में आप सैंपल को कैसे डिजाइन करते हो, सर पूरी पॉपुलेशन उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉपुलेशन डाइवर्स है। मैं बता रहा हूं स्ट्रेटिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन डाइवर्स है। जब ये डाइवर्स पॉपुलेशन को आपको सब पॉपुलेशन में बांटना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, छोटी छोटी सब पॉपुलेशन में बांटना है, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। तो हमने क्या एग्जाम्पल देखा था, सारे बच्चे जल्दी से बताओ। सर हमने कहा था ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, सबसे पहले तो हमने क्या सीखा था, इधर आओ। सबसे पहले हमने ये सीखा था स्ट्रेटिफिकेशन होती क्या है। तो ये कहता है एफिशिएंसी कैन बी इंप्रूव्ड अगर आप एक डाइवर्स पॉपुलेशन को स्मॉल सब ग्रुप्स में बांट दो, ठीक है। आप स्ट्रेटिफाई कर दो पॉपुलेशन को बाय डिवाइडिंग इनटू सब पॉपुलेशन। अब किसी बच्चे ने पूछा व्हाट, तो समझ आ गया हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन में वेरिएशन है उसको कम करेंगे। ओ वेरिएशन कम होगी, तो सर वेरिएशन कम होगी तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी आएगी। हाँ सैंपल साइज भी कम होगा, बट ज्यादा क्या नहीं होगा, बट ज्यादा क्या नहीं होगा। सारे बच्चे बताओ, मैंने कहा वेरिएशन कम हुई, सैंपल साइज कम हुआ, बट ज्यादा क्या नहीं हुआ, सर सैंपलिंग रिस्क नहीं बढ़ी। सर सैंपलिंग रिस्क क्यों नहीं बढ़ी सैंपल साइज कम होने से,
भाई साहब जब आपने पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई किया, आपने पूरी पॉपुलेशन स्मार्टली कवर कर ली, आपने कहीं ना कहीं स्मार्टली पूरी पॉपुलेशन कम कर ली, तो आपकी जो सैंपलिंग रिस्क है वो बढ़ी ही नहीं। तो यही तीन बातें आपने ध्यान रखनी है सर। क्या? एक तो वेरिएशन कम हो जाएगी, एक आपका सैंपल साइज कम हो जाएगा, दूसरा सैंपलिंग रिस्क बढ़ेगी नहीं। तो व्हाट भी समझ आ गया, वाई भी समझ आ गया। अब हाउ बताओ मास्टर जी। तो मैंने कहा हाउ बड़ा सिंपल था। अगर आपकी डेटर्स की पॉपुलेशन है, मान लो, आप इसको स्ट्रेटिफाई कर सकते हो मॉनेटरी वैल्यूज के बेसिस पे या फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बेसिस पे। मतलब मॉनेटरी वैल्यू का मतलब है जो डेटर ग्रेटर देन 10 लाख है उसको 100% चेक कर लो, जो 7.5 लाख से 10 लाख है उसको 75% चेक कर लो। यानी बेस्ड ऑन दी स्ट्रेटास यू कैन डू द चेकिंग। ओ एंड सर एक बात बताओ, सपोज मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स चेक करना है, तो आप कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बेसिस पे कर सकते हो। यानी जो डेटर्स की एजिंग्स है ना, जो एजिंग वाले ब्रैकेट्स हैं, उस हिसाब से आप चेकिंग कर सकते हो। तो यही बात आईसीआई ने भी लिख रखी है, जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हो तो आप उसको स्ट्रेटिफाई कर सकते हो बाय मॉनेटरी वैल्यू, ताकि आपका ग्रेटर अटेंशन, ज्यादा चेकिंग हाई वैल्यू आइटम्स की हो। ठीक है सर। दूसरी चीज कह रहा है आप पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज अ हायर रोमम के हिसाब से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या इतनी बातें क्लियर थी? हाँ सर। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में जो हमारे सैंपल आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? मॉनेटरी अमाउंट्स होती हैं। वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी अमाउंट्स होती हैं। तो इट इज एफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द सैंपलिंग यूनिट्स एज इंडिविजुअल मॉनेटरी यूनिट्स। सारे बच्चे बताओ मैं कौन से मॉनेटरी यूनिट सेलेक्ट करूं? सर वो मॉनेटरी यूनिट सेलेक्ट करो जिनमें वो मॉनेटरी आइटम्स हैं। क्या सर? उन मॉनेटरी यूनिट्स को सिलेक्ट करो जिनमें वो मॉनेटरी यूनिट्स हैं। इसका क्या मतलब था? हमने उन सैंपल को सिलेक्ट किया, हमने उन सैंपल्स को सिलेक्ट किया जिसमें 5 लाख वाली अमाउंट थी, जिसमें 5 लाख वाला मॉनेटरी यूनिट था। यस और नो? यस सर। अब सर एक बात बताओ, हमने सैंपलिंग यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया एज इंडिविजुअल मॉनेटरी यूनिट्स, एंड ऐसा क्यों किया? अगेन ताकि हमारा जो ऑडिट एफर्ट है वो हाई वैल्यू आइटम्स की तरफ जाए। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये बातों के साथ हम एकदम फेमिलियर हो गए हैं। अब सैंपल डिजाइन तो हो गया। सैंपल डिजाइन कैसे करना था? मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड पर्पस को ध्यान में रखते हुए। सैंपल साइज कितना होना चाहिए? सर सैंपल साइज इतना होना चाहिए कि सैंपलिंग रिस्क इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। आपको अपना सैंपलिंग रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल पे लाना है, इतना सैंपल साइज करो। फिर हमने ये डिस्कशन की थी, आई होप दिस डिस्कशन वाज क्लियर। आपने भी इस चीज को इसी तरह से करके चलना है। फिर आता है सर अगला सवाल, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन अ सैंपलिंग प्लान। कितनी चेकिंग करनी है? इसको हमने कैसे किया था? 3 ऑर्गेनाइजेशन वाले फैक्टर्स या क्लाइंट वाले फैक्टर्स, 2 हमारे फैक्टर। क्लाइंट वाले फैक्टर्स क्या थे? सर साइज ऑफ द कंपनी, जो एंटिटी को आप ऑडिट करे उसका साइज क्या है, ठीक है, उस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, प्लस इंटरनल कंट्रोल्स जैसे भी होंगे वैसे ही बुक्स एंड रिकॉर्ड्स होंगे। तो बस आपने 3 चीजें ध्यान रखनी है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कंट्रोल्स, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। अब हमारा क्या देखना है एज ऑडिटर? आपकी टॉलरेंस, आपका कॉन्फिडेंस। कम ऑन, आपकी टॉलरेंस, आपका कॉन्फिडेंस, यानी आप कितना एरर टॉलरेट कर सकते हो, प्लस What is your desired level of confidence? अगर आपका desired level of confidence ज्यादा है, यानी आपको assurance ज्यादा चाहिए, तो आपको टेस्टिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर है सर। फिर हमने ये सैंपल सिलेक्शन मेथड डिस्कस अभी तक नहीं किए थे, दिस वी वुड कवर इन टुडेज क्लास। देन वी मूव टू व्हाट? देन वी मूव टू परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर। ये टॉपिक देखते ही दिमाग में क्या आता है? सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और बताओ मुझे। परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर जैसे ही मैंने बोला, दिमाग में क्या आएगा? वेरी गुड शौर्य। सर स्टेजेस के हिसाब से चलेंगे, कहीं ना कहीं हम स्टेजेस के हिसाब से चलेंगे। स्टेजेस का क्या मतलब था? मैंने कहा स्टेजेस का मतलब है सबसे पहले जो भी आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हो वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट टू द पर्पस ऑन सेलेक्टेड आइटम, यानी जैसा आपका पर्पस है वैसे प्रोसीजर करके चलो। बट कई बार इसमें मसाला आ जाता है, यानी जब मैं प्रोसीजर परफॉर्म करने गया ऑन दैट सेलेक्टेड आइटम, ये पॉसिबल ही नहीं था, देयर वाज सम इशू विद द सेलेक्टेड आइटम, तो मैं क्या करूं? वेरीफाई द इशू एंड परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन अल्टरनेट और रिप्लेसमेंट आइटम। हार नहीं मानेंगे, किसी अल्टरनेट आइटम पे करेंगे। बट सर एक बात बताओ, अगर सेलेक्टेड आइटम पे भी नहीं कर सकते, ऑल्टरनेट आइटम पे भी नहीं कर सकते, क्या मैं बोल दूं प्रोसीजर ही नहीं कर सकते? हाँ, तो फिर आप आ जाओ स्टेज नंबर 2 पे।
फिर हम कहीं ना कहीं स्टेज नंबर 2 पे आ जाएंगे कि ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर सकते तो क्या हुआ, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, ठीक है सर। एंड लास्ट में आ जाता है स्टेज नंबर 3 कि ऑडिट प्रोसीजर भी पॉसिबल नहीं है, ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें सर, इसका मतलब गलती है। गलती का मतलब था टेस्ट ऑफ डिटेल्स में मिसस्टेटमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में डेविएशन। अब इसके एक एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं फटाफट। ये जो सिलेक्टेड आइटम वाला था, इसके क्या एग्जांपल थे? पहला एग्जांपल याद है कौन सा? चेक वाला। यानी मैं बैंक पेमेंट्स चेक कर रहा हूं और उसमें जो मैंने चेक निकाला इट वाज अ कैंसिल्ड चेक। तो इस इशू को कैसे चेक करेंगे कि जो चेक की कैंसिलेशन हुई है इट इज अ प्रॉपर कैंसिलेशन, यस और नो? यस सर। एंड इसके बाद आप दूसरा वैलिड चेक ले सकते हो। अगला एग्जांपल बताओ, बिग बाजार वाला। सर बिग बाजार वाले एग्जांपल में क्या था? हमको जो सेल्स चेक करनी थी, कंप्यूटराइज सेल्स चेक करनी थी, बारकोड स्कैनर वाली। मेरे हाथ में जो सेल आई वो कौन सी थी? मैनुअल बिलिंग वाली। अब मैनुअल बिलिंग वाली को मैं चेक कर लूंगा, ठीक है सर। कंप्यूटराइज के लिए क्या करूं? दूसरा ऑल्टरनेट उठाओ, रिप्लेसमेंट आइटम उठाओ। अब अगर उसका ऑल्टरनेट और रिप्लेसमेंट नहीं है तो आपको ऑल्टरनेट प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब सर ऑल्टरनेट प्रोसीजर का एग्जांपल बताओ, किसका नाम लिया था कल हमने? किसका एग्जांपल लिया था हमने? जल्दी से बताइए सारे बच्चे। Which example did we take yesterday for alternate procedure? कोई तो लड़का था जिसका नाम लिया था, मैं नाम भूल गया। मनोज करके नाम रख लेते हैं, चलो मनोज करके किसी लड़के का नाम था। तो मैंने कहा मनोज की जो मैं एंटिटी ने सेल्स करी है ना, उसके सेल्स के डॉक्यूमेंट खो गए। अब जब सेल्स के डॉक्यूमेंट खो गए तो क्या करें? मनोज से कंफर्मेशन ले लो। मैंने कहा मनोज से कंफर्मेशन ले लो। बच्चे कह रहे मनीष था। हाँ वो ठीक है ना, मन है दिमाग में, ठीक है। तो मनीष करके लड़का था, तो मैंने कहा मनीष से कंफर्मेशन ले लो। अब जब मनीष से कंफर्मेशन लेने गए तो उसने कंफर्मेशन का जवाब नहीं दिया। तो इसका भी कोई ऑल्टरनेट है? हाँ इसका भी ऑल्टरनेट है। सर क्या? मनीष हमारा डेटर है, डेटर आने वाले समय में पैसा देगा, तो एज अ ऑडिटर आप सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स देख सकते हो। आप कहीं ना कहीं सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स देख सकते हो। क्लियर है? बच्चा कह रहा है भूपेंद्र जोगी नलायक। तो बस इतनी सी बात हमने डिस्कस की थी। फिर हम चले थे अपने प्रैक्टिकल की ओर। सर प्रैक्टिकल में क्या था? एस्टीमेट ऑफ द मिसस्टेटमेंट। अब समझना ध्यान से, कल हमने फिर इसमें क्या किया था? हमने कुछ नहीं किया, जो हमारे डेटर्स थे उसमें हमने टेस्टिंग शुरू करी। पहला डेटर ठीक निकला, बाकी दो में गड़बड़। अच्छा, जब भी आपको मिसस्टेटमेंट मिलती है क्या आप उसको एनालाइज करोगे या छोड़ दोगे? सर एनालाइज करेंगे। हम उसके जो रीजंस हैं उसको एनालाइज करेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट, व्हाट इज द कॉज ऑफ द मिसस्टेटमेंट। हम उसकी नेचर एंड कॉज को एनालाइज करेंगे। यस और नो? यस सर। जब मैंने 10 लाख रुपए वाली मिसस्टेटमेंट को चेक किया तो क्या पता चला? सर ऐसी मिसस्टेटमेंट इकलौती मिसस्टेटमेंट है। ऐसी मिसस्टेटमेंट इकलौती मिसस्टेटमेंट है, यानी यही इकलौता फॉरेन डेटर है, इसके जैसा कोई और फॉरेन डेटर नहीं। तो मैंने इसको क्या नाम दिया? सर आपने इसको नाम दिया एनोमली। हम सब ने मिलके इसको नाम दिया एनोमली। ओ, एनोमली का क्या मतलब है? जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा, जब मैं मिसस्टेटमेंट्स को प्रोजेक्ट करूंगा तो एनोमली को अलग रखूंगा। दूसरी वाली जो गलती थी 5 लाख रुपए वाली, इसमें क्या था? सर मार्च 2024 की जो सेल्स थी दीज आर नॉट रिकॉर्डेड, यानी आप कह लो लास्ट मंथ की जो सेल्स है दीज आर नॉट रिकॉर्डेड एंड दिस इज अ कॉमन एरर। अगर ये कॉमन एरर है तो क्या मैं बोल दूं ये सब डेटर्स में रहेगा? हाँ, तो इसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो सारे बच्चे बताओ प्रोजेक्शन कैसे करेंगे? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट निकालनी है तो एनोमली जो 10 लाख की थी उसको अलग लिया, ठीक है सर। अब प्रोजेक्शन कैसे करी? 5 लाख की गलती थी, डिवाइडेड बाय कितनी चेकिंग करी? सर चेकिंग तो हमने 45 लाख की थी, बट बाबू 45 लाख में से 10 लाख तो तुम वैसे ही अलग ले चुके हो ना, तो सिर्फ 35 लाख लो। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख इंटू 40 लाख। सर अभी हमने पूरी पॉपुलेशन 50 लाख क्यों नहीं ली? अरे 10 लाख अलग ले लिया ना, तो वहां पे भी 40 लाख ही लेंगे। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख इंटू 40 लाख, इस तरह से हमारी प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट आ गई। उसमें हमने एनोमली को ऐड किया तो एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट निकल के आ गई। तो फिर कहीं ना कहीं हमारे पास एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट निकल के आई। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस करे केस नंबर 1 और केस नंबर 2 एंड इससे हमने क्लास एंड करी। सर केस नंबर 1 क्या था? जो हमारी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट है, जितना एज अ ऑडिटर मैं टॉलरेट कर सकता हूं वो 10 लाख है। अब सर एक्चुअल मिसस्टेटमेंट, एक्चुअल नहीं सॉरी, एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट तो 15,71,000 है। क्या ये मेरी टॉलरेंस के ऊपर चली गई? हाँ। सारे बच्चे बताओ एज अ ऑडिटर मुझे कंफर्ट आएगा? नहीं सर, आपको कोई कंफर्ट नहीं आएगा। तो मैंने इसी पॉइंट को क्या बोला? रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन नॉट रीच्ड। मुझे रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन नहीं मिला, ठीक है सर। केस नंबर 2 क्या था? जो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट है वो 30 लाख है।
ओ, अगर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट 30 lakhs है और आपकी एस्टीमेट सिर्फ 15 लाख है, क्या आपको कोई दिक्कत है? मैंने कहा नहीं, टॉलरेंस से तो बहुत नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्ट आया? बोलो हाँ आया। तो इसको क्या बोलेंगे? रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन रीच्ड। बस हमने इतनी ही बात की थी और कुछ भी नहीं। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? जल्दी से बताइए। यस सर, ऑसम।